चलो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादातर ये 4 मार्क का ही आता है, कभी बहुत ज़्यादा आ गया तो 6, नहीं तो नॉर्मली 4 मार्क का ही रहेगा। इसका एमसीक्यू ज़्यादा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है, ज़्यादातर इसका एमसीक्यू आता है। ये चैप्टर 4 दिन का है, इसका आज हम लोग डे नंबर 1 में हैं। 4 दिन का ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई लिख लिए। इसका 4 to 6 मार्क का वेटेज भी लिख लेना। ज़्यादातर 4 मार्क का ही आता है, कभी कभार ये 6 मार्क का भी पूछ लेता है। एमसीक्यू में ज़्यादा चांसेस है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। लिखो इसका इंडेक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। टोटल 13 टॉपिक है इस चैप्टर में। लिखो लिखो जल्दी। इस चैप्टर का इंडेक्स टोटल 13 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ सप्लाई, दूसरा टाइप्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। चैप्टर इजी है, बस इसमें हेडिंग्स थोड़ा ज़्यादा है। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। चलो जल्दी मोहित, लिखना है, बात नहीं करना है। सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू सप्लाई, एक्सेप्शंस टू सप्लाई। उसके बाद चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई। अगला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1, हाईली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, वैसे सप्लाई में भी पढ़ना है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व और 13th टॉपिक डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर में 4 दिन का टॉपिक है। इस चैप्टर में टोटल 13 टॉपिक्स हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। 5th टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई कर्व और लास्ट है डिफरेंसेस। लिख लिए मीनाक्षी? हेडिंग जल्दी, कितना हो गया? हाँ जल्दी जल्दी। मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व और लास्ट टॉपिक है डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर के अंदर टोटल 13 टॉपिक्स डिस्कस करना है। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क कर लो, ये 3rd वाला टॉपिक, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद एक्सेप्शंस टू सप्लाई, सप्लाई कर्व, चेंजेस इन सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये इसमें काम का टॉपिक है। मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, पढ़ना सब है, लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाद में रिवीजन करते टाइम ये वाले पॉइंट को तो एकदम ध्यान से रिवीजन करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई कर्व और डिफरेंसेस। लिख लिए? बहुत देर लगा रहे हो तुम लोग एक इंडेक्स लिखने में। यहाँ शिप्रा कौन से नंबर तक हो गया? ठीक है, जल्दी जल्दी। क्या हो गया? अरे तो देखो कहाँ स्कूटी वगैरह में है नहीं है।
नहीं कोई कॉल वॉल कर लो, कहाँ रिंग होगा ना साइलेंट। ऑफ सप्लाई 4 दिन का चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है। ज़्यादातर आज तक एग्जाम में जो आया है 4 मार्क का ही आया है, कभी कभार स्ट्रेच हो जाता है तो 6 मार्क्स तक जाता है। इस चैप्टर में टोटल 13 टॉपिक्स पढ़ने को हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि ये सप्लाई क्या है, कैसे वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो ये है एक सेलर, और ये सेलर क्या करता है, टेबल बना के बेचने का काम करता है। इधर सबका ध्यान, ये एक सेलर है, व्यापारी है, और ये टेबल बनाने का काम करता है, मतलब काइंड ऑफ कारपेंटर ही है। अब ये जो एक टेबल बनाया है उसका कॉस्ट आया है 2000 रुपये। कॉस्ट का मतलब क्या इसमें अभी तक प्रॉफिट लगा हुआ है? नहीं। कॉस्ट का मतलब नहीं मिला। अरे रे, जो भी चोरी किया स्विच ऑफ भी कर दिए। ठीक है, एक बार ब्रेक टाइम में भी देख के आना थोड़ा। मिल गया इन लोग, कहाँ तो रखे हो कहते हैं। चलो चलो इधर इधर सुनो। ये जो सेलर है वो एक टेबल बनाता है, कारपेंटर है। टेबल बनाने में उसका लागत कितना आया है? बोलो बोलो, लागत कितना आया है? 2000 रुपये आया है। अब मान लो ये है पहला कस्टमर, ये पहला कस्टमर मान लो मोहित है। बताओ ये जो सेलर बनाया है टेबल वो कितने में बनाया है? 2000 में। मोहित गया सेलर के पास और मोहित बोल रहा है कि ये टेबल मेरे को 1500 में खरीदना है। बताओ सेलर बेचेगा या नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उसका कॉस्ट कितना लगा है? 2000, और मोहित मांग कितने में रहा है? 1500 में। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है 500 रुपए का। तो जब 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो सेलर बोल देगा नहीं मैं नहीं बेचूंगा। अब देखो मान लो ये दूसरा पर्सन है, ये मान लेते हैं अंकित है। अंकित गया उस दुकान में और सेलर को बोला कि मैं तो 3000 दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। अब बताओ सेलर बेचेगा कि नहीं? बेचेगा, एकदम नाश्ते नाश्ते बेचेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना आया था? 2000, और उसको सेल कितने में हो रहा है? 3000 में, मतलब 1000 का उसका मुनाफा हो रहा है। तो इसीलिए सेकेंड वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है करके सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। 1000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपए का प्रॉफिट। तो इससे हम लोग क्या समझे, सेलर जो है वो कब इंटरेस्टेड होगा बेचने के लिए? जब उसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के ऊपर मिलेगा या कॉस्ट के नीचे मिलेगा? कॉस्ट के ऊपर मिलेगा। अगर 2000 उसका लागत लगाया और उसको बोलोगे 1500 में सामान बेचो, क्यों बेचेगा? उसका तो डायरेक्ट लॉस हो रहा है 500 रुपए का, इसीलिए सेलर नहीं बेचेगा। लेकिन जैसे कोई सेलर, मतलब कोई कस्टमर आया और उसको बोला कि मैं 3000 में खरीदूंगा, तो सेलर बड़ा नाश्ते नाश्ते खुश होकर सामान बेच देगा, क्योंकि 2000 लगा था लागत, 3000 में खरीदने आया है, मतलब डायरेक्ट 1000 का मुनाफा है। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक सेलर कितना रुपए में कितने को बेचने के लिए इंटरेस्टेड है, कितना क्वांटिटी या कितना कमोडिटी बेचने में इंटरेस्टेड है। सेलर हमेशा उतने में ही विलिंगनेस होगा जब उसका कॉस्ट, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट के ऊपर हो। अगर उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट के नीचे होगा तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो सामान बेचेगा नहीं। आया ये पहला पॉइंट समझ में? तो यही वाला सप्लाई पूरा चैप्टर इसी के अंदर ही है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, मीनिंग लिखो। टोटल 13 टॉपिक है, सीरियल ऑर्डर पे चल रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग मीनिंग। सप्लाई का क्या मीनिंग होता है? सप्लाई रेफर्स टू, लिखो, सप्लाई रेफर्स टू quantity of goods and services. Supply refers to quantity of goods and services. और सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है या कस्टमर करता है? सेलर। डिमांड जो होता है वो कस्टमर करता है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a seller is willing and able to sell, which a seller is willing and able to sell at a given price during a period of time. Supply refers to quantity of goods and services which a seller is willing and able to sell at a given price during a period of time. बिल्कुल डिमांड जैसे ही मीनिंग है। डिमांड में वही था क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, विच ये इसके अंदर क्या था? कंज्यूमर, और यहाँ पे कंज्यूमर से चेंज होके सेलर हो गया है। वहाँ पे था एबल टू परचेज, यहाँ पे है एबल टू सेल, बस बाकी पूरा ही सेम है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें इतने को बॉक्स में डाल दो,
ये विलिंगनेस हो गया, ये कीवर्ड मन है, एबल हो गया, प्राइस हो गया और पीरियड हो गया। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, उसका इच्छा भी तो होना है बेचने के लिए। अगर मान लो टेबल एक ही बनाया, उसको लग रहा है नहीं ये टेबल अभी नहीं बेचता हूँ, घर ले जाऊंगा, घर में रखूंगा, तो फिर उसका इच्छा ही नहीं है बेचने का। तो इसीलिए सब आना चाहिए तभी वो सेल करेगा। उसका इच्छा भी होना है, वो एबल भी होना है उस सामान को बेचने के लिए, उस प्राइस में भी वो रेडी होना चाहिए और वो पीरियड में बेचने के लिए तैयार होना है। क्या पता 2 महीने बाद सेलर को बेचने का मूड ही नहीं है, सेलर को लग रहा है नहीं मैं अगले साल बेचूंगा जो ज़्यादा मुनाफा कमा लूंगा, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर टाइम में उसको बेचना आना है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं हम 3 महीने बाद आएंगे खरीदने, तो क्या पता सेलर बेचने में इंटरेस्टेड है नहीं है। तो इसीलिए लिखा है सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच अ सेलर इज विलिंग एबल, मतलब इच्छा होना चाहिए, एट अ गिवन प्राइस, मतलब जैसे ये वाला एग्जांपल देखे तो 1500 में वो रेडी नहीं था, ये वाले प्राइस में रेडी नहीं था, जबकि 3000 वाले प्राइस में वो रेडी था। तो एट अ गिवन प्राइस में होना चाहिए और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सेलर जब बेचने के लिए तैयार है तभी वो बेचेगा। क्या पता अगर हम लोग फ्यूचर डेट में खरीदेंगे बोले तो नहीं रेडी नहीं हुआ, या उसको अभी बेचने का मूड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यह है सप्लाई का 1 मार्क का मीनिंग। याद हो गया? अभी मैं पूछने वाला हूँ जल्दी जल्दी। 1 मार्क का मीनिंग है ये। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 मार्क में आ जाता है। 2 नंबर नहीं, हो गया नुपुर को याद नहीं। ये निखिल लोग आए क्यों नहीं, कुछ कारण नहीं पता। सही बात है, फेल भी तो एक ही साथ होंगे, उसमें क्या है, उस दिन सबको पता चल जाएगा ना। एक जन एब्सेंट हो गया तो उनको लाना नहीं है, उन लोग एब्सेंट हो तो हम भी एब्सेंट हो जाए, है ना। बहुत सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हो गया? हाँ, क्या क्या हाँ, निवेदिता को नहीं ट्राई कर, हो जाना चाहिए। इज विलिंग प्राइस, हाँ, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। नुपुर हाँ जल्दी, नहीं बोल, ट्राई कर। विच अ सेलर ड्यूरिंग, हाँ अगला जयंत। एक जो सेलर होता है वो कितना कमोडिटी सेल करने के लिए तैयार है, विलिंग है, एबल है, इच्छा है, वो प्राइस में बेचने के लिए तैयार है, उस समय में बेचने के लिए तैयार है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सप्लाई कितने तरीके का होता है। तो सप्लाई 2 तरीके का होता है ब्रॉडली, एक है इंडिविजुअल सप्लाई और एक है मार्केट सप्लाई। कोई बता सकता है इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब होगा? मतलब एक आइटम सेल कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट। इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोग ये बात करते हैं कि एक दुकान वाला, बात नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोग ये बात करते हैं कि एक दुकान वाला कितना सामान बेचने में इंटरेस्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। जबकि मार्केट सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में जितने दुकानदार है, मान लो अपने बचेली में जितने दुकानदार है, वो सब मिलाकर कितना यूनिट सेल करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। जब अगर मैं इंडिविजुअल सप्लाई की बात करूं तो मैं किसी एक दुकान की बात कर रहा हूं, एक दुकान कितना सामान बेचने के लिए तैयार है, कितना ग्रोसरी बेचने के लिए तैयार है, कितना कपड़ा बेचने के लिए तैयार है। तो जब हम लोग एक पर्टिकुलर दुकान की बात करते हैं उसको बोलते हैं
हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट में जितने दुकानदार है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो उन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बेचने के लिए तैयार है, कपड़े वाले हैं तो कपड़ा कितना बेचने के लिए तैयार है, ग्रोसरी आइटम है तो वो कितना बेचने के लिए तैयार है। जब हम सबको टोटल कर देते हैं तो उससे बन जाता है मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? इंडिविजुअल, वो तो मीनिंग यही पॉइंट को बोल रहे हो, थोड़ा हिंदी में बताओ। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक दुकानदार कितना बेचने के लिए तैयार है, और मार्केट सप्लाई मतलब सारे दुकानदार जितना मार्केट में एग्जिस्ट हो रहे हैं सब लोग मिला के कितना बेचने के लिए तैयार है। तो इसको लिख लेते हैं, लिखो इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई refers to quantity of a commodity that an individual firm का मतलब होता है वो जो मार्केट में एक दुकानदार है वो कितना बेचने के लिए तैयार है। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर for sale at a given price during a given period of time। मतलब एक दुकानदार, एक व्यापारी कितना सामान बेचने के लिए तैयार है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे एक लौता। तो जब हम लोग स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर दुकान की बात करते हैं कि वो कितना बेचने में इंटरेस्टेड है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट में हम सबसे पूछ लेते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। इसमें इंडिविजुअल फर्म में बॉक्स बना देना, या हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर लेना। अब सेकेंड लिखो, मार्केट सप्लाई इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल। बाकी तो पूरा सेम है, यहाँ पे ऑल द फर्म यूज हुआ है और वहां पे इंडिविजुअल फर्म। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक अकेला दुकानदार कितना बेचने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। सारे के सारे दुकानदार जितना भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब मिलाकर कितना बेचने के लिए तैयार है तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई लिखो जल्दी। एक अकेला व्यापारी का बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, और मार्केट में जितने एग्जिस्ट हो रहे हैं उस सब लोग से पूछ लिए कि कितना कितना क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो तो उनको बोलेंगे मार्केट सप्लाई। यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल देना इंडिविजुअल फर्म, और यहाँ पे ऑल द फर्म्स। बाकी तो पूरा सेम है, ठीक है, हो गया। अगले टॉपिक पे आते हैं, बचा है ठीक है। ऐसा समझने के लिए बनाना चाहो तो उसी के साइड में बना सकते हो कि इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला सेलर, ऐसे बना सकते हो कि कितना सेल करने के लिए तैयार है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बना सकते हो, और इसमें नीचे लिख सकते हो कि ये सबका टोटल, कि ये सब लोग मिलाकर कितना सेल करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अपना 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। मीनिंग ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिए और उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई बताओ बिना देखे क्या था? इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ सेलर इज willing and able to sell at a given price during a period of time। टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितने तरीके के सप्लाई होते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल फर्म की बात होती है, और यहाँ पे ऑल द फर्म्स जितना भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं स्टार मार्क करवाया था, थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। अभी हम लोग जस्ट समझे कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, अब ये समझेंगे कि एक अकेला व्यापारी को किन किन बातें अफेक्ट करते हैं, उसका सामान बेचने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है।
लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। थर्ड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। पहला लिखो प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है तो वो भी चल जाएगा। एग्जाम में भी जब आए ना तो इको और बीएसटी में फ्लो चार्ट बनाया करो। अगर छोटा छोटा हेडिंग है तो फ्लो चार्ट बनाओ, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दो। नहीं, ये तो मैं बताया था। अच्छा, आंसर राइटिंग वाले मैं ग्रुप में तो शेयर किया था कैसे लिखना है करके। ग्रुप में तो मैं भेजा था इटनरेंट के टाइप्स जो थे, पूरा मैं आंसर लिख के। बीएसटी और इको में होता ही ऐसा है कि हम लोग को फ्लो चार्ट में पहले प्रेजेंट करना चाहिए, बाद में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। अभी हम लोग जस्ट समझे इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक अकेला दुकानदार सामान बेच रहा है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक अकेला दुकानदार जब सामान बेचेगा तो उसको कौन कौन सी बातें असर करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई पहला। इसके नीचे का नहीं लिखो अभी, ये सब अभी नहीं समझ आएगा। बस ये जो ये हाईलाइटेड है येलो कलर वाला वो लिखना है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इनपुट। तीसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। चौथा टैक्सेशन पॉलिसी। फिर पांचवा रिलेटेड कमोडिटी और लास्ट सिक्स्थ वाला गोल्स ऑफ फर्म। तो ये कितना हो गया? 6। ये 6 बातें हैं जो एक दुकानदार के सप्लाई पे असर डालता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ इनपुट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, रिलेटेड कमोडिटी और लास्ट गोल्स ऑफ फर्म। गोल्स ऑफ फर्म। अभी ये नीचे का मत लिखो। तो ये सारे फैक्टर्स है जो एक दुकानदार के सप्लाई या सेल में असर डालता है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ इनपुट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, रिलेटेड कमोडिटी, गोल्स ऑफ फर्म। पूरा याद हो तो और बढ़िया है, नहीं तो एग्जाम में पूरा नहीं पूछता है, एटलीस्ट 3-4 याद होना चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ इनपुट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, रिलेटेड कमोडिटी, गोल्स ऑफ फर्म। लिख लिए। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहला हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी। उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ। एक सेलर है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे। ये एक सेलर है और सेलर का काम क्या है? वो मेन कारपेंटर है। सेलर जो है वो कारपेंटर है। एक टेबल बना दो सामने। ये टेबल बना के रखा है और इसको टेबल बनाने में 1000 रुपये कॉस्ट आया है। ये सेलर को एक टेबल बनाने में 1000 रुपये कॉस्ट आया है। अब वो टेबल से ऐसा एरो करके लिखो, एक केस 1, फिर केस 2, केस 3 और केस 4। ये 4 अलग अलग कस्टमर है। ये 4 अलग अलग कस्टमर है। ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये एक सेलर है, कारपेंटर है, टेबल बना के रेडी किया है और टेबल बनाने में उसको कितना लागत आया है? बोलो बोलो, टेबल बनाने में कितना लागत आया? 1000 रुपये। मतलब वो टेबल बना के रेडी कर दिया है 1000 रुपये में। अब ये अलग अलग कस्टमर आए। पहला कस्टमर बोल रहा है 800 रुपये। बताओ क्या वो बेचेगा? नहीं, क्योंकि उसको लगा ही लागत ही 1000 लगा, 800 में क्यों बेचेगा? डायरेक्ट अपना 200 का लॉस कर रहा है, तो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। फिर दूसरा लिखो, एक कस्टमर भी है, वो बोल रहा है 1000 रुपये। बताओ क्या वो बेचने में इंटरेस्टेड होगा? नहीं, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा ना। देखो, कॉस्ट का मतलब होता है कि वो बनाया उतने में, अब जितने में बनाया उतने में बेच रहा है, फिर क्या मतलब? कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही नहीं हो। दान धर्म दक्षिणा करने के लिए धंधा थोड़ी ना चालू किया है, तो इसीलिए हम ये वाले में भी वो सेल करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये स्थिति में कब सेल करेगा? जब मार्केट में बिक ही नहीं रहा है सामान, एकदम गिरे पड़े हालत में, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तब बोलेगा ठीक है मेरे को कट टू कट जितना कॉस्ट लगा उतना दे दो। तो बी है, वो 1000 रुपये में मांगा,
तो इसमें तो ये देखो, यहाँ ऊपर लिखा है सेलिंग प्राइस और यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले वाले में वो सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, दूसरे वाले में भी नहीं होगा क्योंकि उसका नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। बताओ तीसरे वाले को बेचेगा कि नहीं? बेचेगा, क्योंकि 1000 का बना के तैयार किया और 1500 में मांग रहा है, तो इसमें बेच देगा बढ़िया से। और लास्ट वाला आया, वो बोल रहा है मैं 2500 में लूंगा, अब बेचेगा क्या? हाँ, अब तो नाचते नाचते गाते गाते बेचेगा, क्योंकि इसका लगा था 1000 और मिल रहा है 2500, डायरेक्ट 1500 का मुनाफा। तो इससे हम लोग क्या समझे? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा सेलर अपना सप्लाई क्या कर देगा? बोलो बोलो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सेलर अपना सप्लाई भी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और जैसे ही कोई प्राइस कम देगा बोल रहा है, तो सेलर अपना सप्लाई भी क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सेलर बताओ अपना सप्लाई क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। और जैसे जैसे कोई प्राइस कम में मांग रहा है तो सेलर अपना सप्लाई क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। तो इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है जब एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जैसे देखो, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, बस इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और एक ऊपर जाता दूसरा नीचे जाता तो उसको इनवर्स बोलते हैं। लिखो, ऐसा करके लिख लो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन, इनके बीच में है डायरेक्ट रिलेशन।